इतिहास में जो दर्ज है हम लोग वो पढ़ते हैं, वो हमने देखा नहीं है जी। औरंगजेब को क्रूरता का प्रतीक बताया गया है, क्रूरता का प्रतीक माना जाता है जी, और हम उस इतिहास को मान लेते हैं। हमने उसको पढ़ा है, देखा नहीं है। लेकिन वर्तमान दौर में जब क्रूरता का रूप देख रहे हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किसको क्रूर बताया गया, क्रूरता का प्रतीक किसको बताया गया, ये मीडिया हाउसेस ने बताया। अमेरिका ने प्रतिबंध किस पे लगाया, क्रूरता के कारण लगाया गया। और क्रूर शासक कौन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राजधर्म निभाने की बातें कही। तो ये क्रूरता का प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूं, इनकी बात पूरी हो जाए। क्रूरता का प्रतीक हमने वर्तमान में देखा, आंखों से देखा, सुन रहे हैं, परिदृश्य देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं। दूसरे क्रूरता का प्रतीक हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। नहीं, ये जो निर्माण का प्रतीक होता है बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बता रहे हैं। वर्तमान राजनीति से इतिहास को मत जोड़िए। यस जी, हम यहाँ बात कब्र को हटाने की है। आदरणीय एसपी त्रिपाठी साहब जी, इतिहास से वर्तमान का भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान में करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं जी। हम इतिहास से क्या सीख रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य को क्या कर रहे हैं, अभी तो बात होगी ना। दूसरी बात, अभी तो कब्र को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, बात इसकी मैं निवेदन करूंगा, मेरे को समय दे दें बात पूरी करने के लिए। अभी शिवसेना के साथी क्रूरता की बातें कर रहे थे। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, गलत लगाया हिंदुओं पे, कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई हिंदू नहीं करेगा। महाकुंभ जाने वाले लोगों पे जो टोल टैक्स वसूली करी गई, जिसपे माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि टोल टैक्स की वसूली मत कीजिए, जो धार्मिक डुबकी लगाने जा रहे हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, वो कर किसने लगाया था, क्यों कर पे माफी नहीं करी। ये पिक्चरों पे कर की माफी कर देंगे जिनको पसंद होगी, लेकिन श्रद्धालुओं से व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो आंकड़े बताएंगे कि इतने करोड़ों का व्यापार हो गया, इतनी मिलियन ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई। मुद्दे पे कुछ बोल ही रहे हैं, मैं उसी मुद्दे पे हूं। अगर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो ये क्रूरता के प्रतीक डबल इंजन की सरकारों ने क्या कर वसूल नहीं किया धर्म प्रेमियों से, आस्था के प्रेमियों से। दूसरी बात, मैंने आपसे सवाल किया, नहीं उस तरफ अगर आप करेंगे तो मैं टोकूंगा आपको। हम ये बात कर रहे हैं कि अबू आजमी जी ने जो कहा पूरी रखनी पड़ेगी। नहीं, अबू आजमी ने जो कहा उसका आप समर्थन करते हैं। मैं फिर पीछे जाता हूं जी। जो अबू आजमी साहब ने कहा वही इतिहास पे कहा, जो उन्होंने देखा नहीं है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है। इतिहास ये बताता है, छत्रपति शाहू जी महाराज जिनको कैद में रखा गया 7 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में, वो आजाद हुए। औरंगजेब के परिवार ने उनका पालन पोषण किया छोटे बच्चे के रहते हुए, और इतनी बेहतरी से किया कि जब वो आजाद हुए 18 साल की उम्र में, तो औरंगजेब की उसी कब्रिस्तान में गए, उसी कब्र पे गए जिस पे लेकर के आज राजनीति हो रही है। और यहां तक उनकी बेटी की कब्र बनाने के लिए और मस्जिद तक बनाने का काम छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। हम मराठाओं की राजनीति को लेकर के अगर कह रहे हैं, मराठा साम्राज्यों की बात लेकर के कह रहे हैं कि उन पर क्रूरता हुई, तो मराठा साम्राज्य को खत्म करने वाले पेशवाओं को भी फिर उसी कटघरे में खड़ा कीजिए जिन्होंने मराठाओं को खत्म किया। तो औरंगजेब और पेशवा में क्या अंतर है? अगर मराठाओं के साथ ही अन्याय की आप बात कर रहे हैं, शासकों के साथ अन्याय की बात कर रहे हैं, वो दौर था जहां न्याय तलवार का माना जाता था कि अगर सामने वाला खड़ा हुआ है, अगर आपने तलवार से उसे नहीं मारा तो वो आपको मार देगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक गुप्त हथियार लेकर के गए थे और उन्होंने मुस्लिम राजा को मारने का काम किया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं करते, अंतड़ियां बाहर नहीं निकाल लेते, तो वो हमला उनके ऊपर होता। उस समय वो तलवार का राज माना जाता था। लोगों की गर्दनें कटी हैं, हाथ कटी हैं, लहू बह रहा है, और उसके ऊपर आप घोड़ा चला दें या उसके ऊपर से आप निकल जाएं, वो वीरता का प्रतीक था। लेकिन जो वर्तमान दौर चल रहा है, अगर हिंदू राजा ने मुसलमान राजा को मारा तो वो क्रूर, मुसलमान राजा ने हिंदू राजा को मारा तो वो तो बहुत ही बड़ा क्रूर हो गया, उसका तमाम खत्म कर देना चाहिए। मेरी अंतिम बात, हम एक बात कहते हैं, तमाम चीजों में हम देखते हैं कि जब दुश्मनी होती है तो हम यही कहते हैं, मैं तुझे या तो मार डालूंगा या तेरी कब्र में तुझे गाड़ दूंगा। अब कब्र में गड़े हुए को हम उखाड़ना चाहते हैं, उसे वापस जिंदा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्योंकि उनका इतिहास, वर्तमान और भविष्य खतरे में है। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकते। फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं, फिल्मों से आकर्षित हो रहे हैं, उन पे कर नहीं लगाएंगे, उनको कर माफी दे देंगे। लेकिन अभी तो कब्र की बात है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। क्यों नहीं रहना चाहिए? एसपी त्रिपाठी साहब, आप भी यही चाहेंगे, छेड़छाड़ नहीं करें। हम आगे वर्तमान को और भविष्य का निर्माण करें, बेहतर शिक्षण संस्थान बनाएं, बेहतर अस्पताल बढ़ाएं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र नागपुर की अगर हम बात करें, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां इतना बड़ा उन्माद जो हुआ है, जो धर्म
छोड़ने का काम हुआ। हिंदू धर्म में मैं जन्म नहीं लिया, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ूंगा। बाबा साहब ने क्यों कहा था? चिंतन उस बात पे करने की जरूरत है जहां आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदू। समय कम है थोड़ा सा, बहुत सारे। देखिए, हम लोग एक बड़े जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोग बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें ऐसे मैसेज नहीं पास ऑन करने चाहिए जिससे कि मामला और बिगड़ता जाए। जी जी, हम स्वतंत्र हैं, आप बोलते रहिए। जी वर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपका। यस जी, आप संक्षेप में आप बोल रहे थे बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप बैस जी ने ये जो अंतिम लाइन दी ना कि हमको गंभीर होकर के काम करने की आवश्यकता है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन प्रदीप जी को यह बात नारायण राणे को बतानी चाहिए, जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में। वो ये कहते हैं बाबरी मस्जिद में हमने तय नहीं किया था, आप लोग तो कर दो, सरकार बैठी हुई है। इसका संदेश का क्या अर्थ है? कौन माहौल बिगाड़ रहा है? प्रदीप जी, आपके कहने से कुछ होगा कि महाराष्ट्र के मंत्री के कहने से कुछ होगा? समझाइए उनको कि उनके कहने से क्या हो रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, जिस तरीके से सदन के शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख शिंदे जी हैं अभी वहां। ना अब ठीक है, नाम बदल गया है, नाम बदलने नहीं, बाकायदे चुनाव आयोग ने भी सबने उनको मान्यता दी। मैं मान लेता हूं। उद्धव ठाकरे जी ने बड़ा स्पष्ट करके ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोख में नए शिवाजी जी पल रहे हैं। जिस तरीके से सदन में उन्होंने कहा, तब शिवाजी महाराज का अपमान नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के साथ में शिवाजी जी की तुलना कर दी जाए? और अभी हमारे साथी प्रदीप बैस जी कह रहे थे कि हमें जनता ने नकार दिया, इनको आंकड़े ही नहीं पते। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की बात करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता शासन में, विधानसभा में तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को इंगित करते हुए बोला, उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में। दूसरे नंबर पे, हाँ मैं 2024 जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसकी बात कर रहा हूं, जो देश का बड़ा चुनाव हुआ उसकी बात कर रहा हूं। जनता ने हमें नंबर 1 पे बनाया, इनको नंबर 2 पे कर दिया है। ये समझना चाहिए कि आपकी क्रूरता के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 2024 के आंकड़े देखें। अंतिम बात, वर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं अंतिम बात कह रहा हूं। 2024 के हम आंकड़े देखें तो 2023 की तुलना में 74% हेट स्पीच बढ़ी है। और हेट स्पीच में सबसे नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ जी ने पछाड़ दिया क्रूरता के मामले। ये आंकड़े कहां से लाए आप? ये आंकड़े सर्वे के हैं, ये आंकड़े सर्वे के, मेरे घर के नहीं है अभी। और कौन से सर्वे, कौन से? मैं बात वो भी बता दूंगा। ये हमारे घर के आंकड़े नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। कौन से? मैं बता रहा हूं। जैसे आरएसएस ने झूठे आंकड़े दे दिए थे कि जो गोलीकांड हुआ कार सेवकों के ऊपर, उसमें 83 से ज्यादा लोग मर गए, यूपी के 3 लोग थे, जबकि बाद में आप ही पत्रकारों ने जब बात की तो वो तीनों लोग जिंदा पाए गए। तो ये झूठे आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी के ये जो आंकड़े चलिए आप देख लीजिए, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप उसको सर्च कर लीजिए। सर्च नहीं करना, मैं एजेंसी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेयर। ये कौन सी कोई मान्यता प्राप्त एजेंसी है क्या? मान्यता प्राप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसानों की मृत्यु दर खत्म कर दी गई। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो आंकड़े खत्म कर दिए। व्यापारी जो आंकड़े खत्म कर रहे हैं, कौन प्रमाणिक आंकड़े दे रहे हैं? 10 में से 9 लोग ठगे गए। अब आपका प्रमाणिक है कि नहीं है? आपने पूरे कार्यक्रम में खलनायक बनाने का काम अबू आजमी साहब को किया कि शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत वहां से हुई जब मीडिया ने सवाल किया। मीडिया ने सवाल किया कि आप औरंगजेब को किस नजर से देखते हैं? कोई छावा मूवी चल रही थी। शुरुआत तो पिक्चर से हुई ना। जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अनुमति दी और उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक राय दी। राय के साथ में यह राय सदन के अंदर नहीं बाहर दी, और उस राय को बाहर ही उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन क्रूर शासकों ने उनमें पाबंदी लगा दी कि आप सदन के अंदर नहीं आ सकते। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था से, संवैधानिक के माध्यम से उनको विधानसभा भेजा, लेकिन क्रूर शासकों ने उनको विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया। तो क्रूरता का प्रतीक कौन हुआ? मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो आप किसी की आवाज दबाना चाहते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि आप जुबान पे शब्द नहीं डाल सकते, मैंने केवल इतना चाहा कि शिवसेना के साथी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी नए शिवाजी हैं। मैं तो नए शिवाजी नहीं कहा, तुलना भावनाओं में तुलना की होगी। करता हूं कि कोई पुराने हमारे जिन पे हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, उसकी तुलना वर्तमान में किसी व्यक्ति से करें। उनका स्थान अपनी जगह है। चलिए मुश्किल से 1 मिनट है, बड़े संक्षेप में बोलूंगा। जी बड़े संक्षेप में जी। इनका एक ही जवाब है। कोई माँ अपने बेटे को भी कहती है, कोई दोस्त की मुझे राम जैसा नजर आ रहा, तो वो राम थोड़ी बन जाता।
जिसके अंदर मुझे राम नजर आ रहे हैं, तो राम थोड़ी राम जैसा होना और शिवाजी महाराज, उस पे उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि भाजपा की कोख में नए शिवाजी पल रहे हैं, ये क्रिटिसाइज किया है आपको। देखिए, अगर आपको सम्मान है शिवाजी महाराज जी का, तो सावरकर से भी घृणा कीजिए। चले अब ये सावरकर, अभी तो अबू आजमी और औरंगजेब से सावरकर महाराज को कहते थे वीर शिवाजी से तुलना करके उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। महाराज ने कैद में शर्म आनी चाहिए, दलित चाटुकारिता में शिवाजी महाराज के खिलाफ बयान को समर्थन कर रहे हैं। चले।